हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है पेरिस की इस घटना के साथ। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए और टेंशन में थे, क्योंकि जो फ्रांस का राजा था उसने अपने सोल्जर्स को सिटी में भेज दिया था और ये अफवाह फैल गई थी कि आर्मी के लोग उन पर अटैक करेंगे। इसलिए 7,000 से भी ज़्यादा मैन एंड वुमेन टाउन हॉल के फ्रंट में इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो एक मिलिटिया फॉर्म करेंगे। मिलिटिया का मतलब होता है कि सिटीजन्स का वो एक ग्रुप बनाएंगे और अपने साथ हथियार रखेंगे ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। इसके बाद लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया और वहाँ से जो भी हथियार थे वो निकाल लिए। इसके बाद 100 से भी ज़्यादा लोग मार्च करते हुए पेरिस शहर के ईस्टर्न पार्ट की ओर जाते हैं। बेस्टाइल जो कि एक पुरानी जेल थी जहां राजा ने हथियार जमा करके रखे थे, लोग उन हथियारों को ढूंढने लगते हैं। वहां लड़ाई होती है, जेल का जो अफसर यानी कमांडर होता है वो मारा जाता है। उस समय जेल में सिर्फ 7 कैदी थे, लेकिन सभी को आज़ाद कर दिया जाता है। लोग बेस्टाइल से नफरत करते थे क्योंकि ये राजा के जुल्म की एक निशानी थी। लोगों ने जेल को गिरा दिया और उसके पत्थर के टुकड़ों को बेच दिया। लोग उसकी ईंट या पत्थर याद के तौर पर खरीदने लगे। बेस्टाइल जेल पर हमला होने के बाद शहर और गांवों में भी हंगामे और दंगे शुरू हो गए। ज़्यादातर लोग ब्रेड के बहुत महंगे दामों के खिलाफ गुस्से में थे, जिसका वो विरोध कर रहे थे। अब चलो आगे हम अपने पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, जो कि है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में 1774 को क्या हुआ था। तो इन 1774 लुई 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, ये फ्रांस के राजा बने। वो उस समय 20 साल के थे और मैरी एंटोनेट से उस समय वो शादी कर चुके थे। जिस समय लुई 16 राजा बने थे उस समय फ्रांस के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और राजकोष पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। साथ ही राजा और राज दरबार की लग्जरियस लाइफ पर भी बहुत खर्च होता था। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जब वॉर चल रहा था तो फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अमेरिका की मदद करी, जिसके कारण फ्रांस को 1 बिलियन लीवर्स का खर्च हुआ। लीवर्स फ्रांस की करेंसी को बोला जाता है। धीरे धीरे ये कर्ज और भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले से ही 2 बिलियन लीवर्स का कर्ज था। अब जिन लोगों ने लोन दिया हुआ था वो 10% पर इंटरेस्ट मांगने लगे। सरकार को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगने लगा। इस कारण से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया, जो कि राजा को ज़रूरत थी पैसों की डेली एक्सपेंसेस के लिए। पैसे उसे देने पड़ते थे आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ में। उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। बट ये जो टैक्स से पैसा मिल रहा था ये इनफ नहीं था, क्योंकि जो टैक्स था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स वाले लोग ही पे कर रहे थे। देखो उस समय जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट्स। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग ही टैक्स पे करते थे, यानी जो कॉमन पीपल्स हुआ करते थे। और ये एक ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लास और रूल्स था, जिसे ओल्ड रिजीम कहा जाता था। और ये सिस्टम मिडिल एज से ही चल रहा था। जैसा कि यहाँ पर तुम्हें इस फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी लोग आते थे, यानी पुजारी लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी यानी कि जो रईस यानी अमीर लोग हुआ करते थे वो आते थे। और थर्ड स्टेट्स में बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब थर्ड स्टेट्स में आते थे। अब आगे हम ये समझते हैं कि फ्रांस के जो पीजेंट्स लोग थे यानी कि जो किसान लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी। तो फ्रांस के कुल पॉपुलेशन में से लगभग 90% जो लोग थे वो सिर्फ पीजेंट्स लोग ही थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पीजेंट्स थे उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी जहाँ पे वो काम कर सकते थे। अबाउट 16% जो लैंड थी वो नोबल्स लोग के पास, चर्च में रहने वाले लोगों के पास, और जो अमीर लोग हुआ करते थे थर्ड स्टेट्स के उनके पास हुआ करती थी। और हाँ, जो अमीर लोग थे इनको प्रिविलेजेस मिला करता था, यानी कि विशेष प्रकार की छूट मिलती थी,
जैसे जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोग थे यानी जो क्लर्गी और नोबिलिटी लोग थे, इनको स्पेशल एडवांटेजेस मिलता था। किस प्रकार का एडवांटेज? तो इन्हें गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था और साथ ही वे फ्यूडल ड्यूज भी कलेक्ट करते थे, यानी कि किसानों से पैसे वे वसूल करते थे। अब आगे हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो पीजेंट्स यानी किसान लोग थे ये क्या क्या काम करते थे। तो जो नोबल्स लोग थे यानी जो रईस लोग थे, इनके फील्ड्स और घरों में किसान काम क्या करते थे। जब भी आर्मी की ज़रूरत होती थी तो इनको भर्ती कर दिया जाता था। रोड्स बनाने के लिए भी पीजेंट्स लोग ही हेल्प क्या करते थे। चर्च में टैक्स भी पे यही क्या करते थे, जिसे थित कहा जाता है। किंग को भी ये भी डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, जिसको टाइल कहा जाता है। तो ये दोनों याद रखना, चर्च में टैक्स पे करना थित कहलाता है और डायरेक्ट किंग को टैक्स पे करना टाइल कहलाता है। या फिर इनडायरेक्टली भी वो डेली आइटम्स पे टैक्स पे करते थे, लाइक नमक या फिर तंबाकू जैसी चीज़ों पर भी वो टैक्स दिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। 1715 से लेकर 1789 के बीच में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। तो ज़्यादा लोगों का मतलब था कि ज़्यादा फूड का डिमांड होना, स्पेशली ब्रेड का, क्योंकि ब्रेड मेन फूड हुआ करता था मोस्ट ऑफ द पीपल्स का। चलिए अब आगे हम समझते हैं फूड प्रॉब्लम्स को। तो अनाज की जितनी डिमांड थी ना, उतने डिमांड फार्मर्स ग्रो नहीं कर सकते थे। इस वजह से जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे हम वर्कर्स के कंडीशन को समझते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो पुअर पीपल्स हुआ करते थे वो एज अ लेबरर्स काम किया करते थे। इनकी जो वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी और फूड की जो प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और जब भी सूखा या फिर ओला पड़ता था तो इससे सारी फसल बर्बाद हो जाती थी, जिसके वजह से फूड की अवेलेबिलिटी में और भी ज़्यादा कमी हो जाती थी। अब आगे यहाँ पे समझेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि जब लोगों के पास इतना भी खाना ना हो कि वे जिंदा रह सके या फिर अपने परिवार का पेट भर सके, इसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। देखो, पास्ट में जो पीजेंट्स और वर्कर्स हुआ करते थे ये अक्सर गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे, क्योंकि वो अपसेट थे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी और फूड की कमी हो गई थी। तो ये जो पीजेंट्स और वर्कर्स लोग थे ये गुस्सा तो करते थे, लेकिन ये सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं ला सकते थे, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर प्लान या फिर रिसोर्सेज नहीं था, लाइक मनी एंड सपोर्ट का। तो ये बड़े बदलाव सोसाइटी में नहीं ला सकते थे या फिर इकोनॉमी में ये बड़े चेंजेस नहीं कर सकती थी। फिर यहाँ पर एक सवाल आता है, फिर ये चेंजेस लाया किसने? तो थर्ड स्टेट्स के जो कुछ लोग थे वो रिच और एजुकेटेड थे। तो ये जो एजुकेटेड और सक्सेसफुल लोग थे इनके पास नई नई आइडियाज़ आए, लाइक राइट्स, इक्वालिटी एंड फ्रीडम के। तो फिर बाद में इन्हीं लोगों ने सिस्टम में चेंज आए इसके लिए काम करना शुरू कर दिया था। अब 18th सेंचुरी के बाद मिडिल क्लास लोगों का राइज होना शुरू हुआ। मिडिल क्लास लोग में कौन आते थे? तो जो मर्चेंट्स यानी कि बिजनेसमैन हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो फैक्ट्री ऑनर्स थे, लॉयर्स, ऑफिशियल्स और कुछ अदर प्रोफेशनल्स। ये लोग एजुकेटेड थे, इसलिए इनका मानना था कि कोई भी जन्म के आधार पर सुपीरियर नहीं होता, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कानून हर किसी के लिए इक्वल होना चाहिए। अब आगे हमें यहाँ पर 3 फिलोसफर्स के विचार पढ़ने हैं कि उनके क्या सोच थे। जैसे जॉन लॉकी, इनका मानना था कि राजा को भगवान ने राज करने का हक नहीं दिया है, इसलिए लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना किंग खुद चुन सके। रूसो का मानना था कि सरकार लोगों और उनके चुने हुए नेताओं के बीच समझौते से बननी चाहिए। वहीं मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि गवर्नमेंट में पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यही जो सिस्टम है ये अमेरिका ने अपनाया था। जब ब्रिटेन से अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो अमेरिका ने यही सिस्टम अपनाई थी। लोगों को समान अधिकार मिला, यानी कि सभी को फ्रीडम और प्रोटेक्शंस मिला। अब जब लोगों ने ये सुना कि जो राजा लुइस 16 है वो चाहता है कि वो टैक्स बढ़ाएगा ताकि गवर्नमेंट का जो खर्च है वो मैनेज हो सके, तो इसके वजह से जो कॉमन पीपल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए इस अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट।
क्योंकि जो ये टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे वो सिर्फ कॉमन पीपल्स को ही पे करने पड़ रहे थे। जो रिच पीपल्स हुआ करते थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिला करता था, मतलब कि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो इस अनफेयर सिस्टम के अगेंस्ट जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो लुई 16 था वो टैक्स बढ़ाना चाहता था क्योंकि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। बट फ्रांस का ना एक ओल्ड सिस्टम था जिसके अनुसार कोई भी राजा जब मर्जी चाहे तब टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए कुछ रूल्स था। तो व्हाट वाज द रूल? रूल क्या था? तो यदि राजा को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसे स्टेट जनरल कहा जाता है। तो व्हाट वाज द स्टेट जनरल? तो स्टेट जनरल वाज ए बिग मीटिंग। ये एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें 3 ग्रुप्स के लोगों को यानी कि 3 स्टेट्स के लोगों को बुलाना पड़ता था। इसके लिए फ्रांस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी भेजता था। ये 3 स्टेट कौन कौन से थे तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। फर्स्ट स्टेट में चर्च के लोग हुआ करते थे जिसे क्लर्गी कहा गया है। सेकेंड स्टेट्स में रिच पीपल्स हुआ करते थे, इनको नोबल्स कहा गया है। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल्स हुआ करते थे लाइक पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास के लोग। लास्ट टाइम ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी ये 1614 में हुई थी। इसके बाद और ये मीटिंग हुई ही नहीं। तो अब ये जो मीटिंग होती है ये 5 मई 1789 को होती है, जिसके लिए जो लुई 16 सभी को बुलाते हैं ताकि वो डिस्कस कर सके और नए टैक्सेस को अप्रूव करवा सके। ये जो मीटिंग है ये वर्सलीज नामक एक जगह में एक बड़ा और सुंदर सा हॉल में किया गया था। अगर हम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से लगभग 300 मेंबर्स आए थे। वहीं जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे इसमें से 600 मेंबर्स आए थे। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे इनको पीछे में खड़ा कर दिया गया था। वहीं जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोग थे इनको आगे में बैठने के लिए दिया गया था। जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे ये मोस्टली रिच और एजुकेटेड पीपल्स थे लाइक लॉयर्स एंड बिजनेसमैन। और जो पुअर लोग हुआ करते थे जैसे पीजेंट्स या आर्टिसंस और महिलाएं, तो इनको मीटिंग के अंदर तक भी आने नहीं दिया गया था। तो इस वजह से जिन लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया तो इन्होंने 4000 लेटर को लिख कर जो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे थे उनको दे दिया था, जिसमें वे अपनी मांगों को और अपने प्रॉब्लम्स को लिखा हुआ था। देखो पहले ना एक ओल्ड वोटिंग सिस्टम का चलन था। फ्रांस में जब ये स्टेट जनरल की मीटिंग चल रही थी तो इस दौरान प्रत्येक स्टेट्स को एक ही वोट देने का अधिकार था, नो मैटर कि कितने पीपल्स उस स्टेट में हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट स्टेट में चर्च के जो लोग थे वो एक ही वोट दे सकते थे, या फिर सेकेंड स्टेट के जो नोबल्स लोग थे वो भी एक ही वोट दे सकते थे, और थर्ड स्टेट के भी जो कॉमन पीपल्स हुआ करते थे जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी तो ये भी एक ही वोट दे सकते थे। तो इससे प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये था कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो सबसे ज़्यादा थे। इसमें 600 मेंबर्स के लोग थे, बट फिर भी ये एक ही वोट दे सकते थे। मतलब समझ सकते हो कि 600 मेंबर्स मिला के एक वोट, और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में थे उसमें 300 मेंबर थे, तो 300 मेंबर का एक वोट। तो जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे इन्होंने कहा कि दिस इज़ अनफेयर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एवरी मेंबर शुड गेट देयर ऑन वोट, प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नॉट जस्ट वन वोट पर स्टेट, यानी पर स्टेट सिर्फ एक ही वोट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे इन्होंने डिमांड करा 1 पर्सन 1 वोट का। और ये जो आइडिया था 1 पर्सन 1 वोट का ये इन्होंने रूसो से लिया था, जो कि ये एक फेमस फिलोसफर थे। इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अपने किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। तो जो राजा था लुई 16 वो इनके डिमांड को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि नो, वोटिंग विल हैपन इन द ओल्ड वे, पुराने तरीक़ों जैसा ही वोटिंग होगा, यानी कि प्रत्येक स्टेट केवल एक ही वोट दे सकता है, पर पर्सन के अनुसार वोटिंग नहीं होगा। तो जब राजा ने इनके डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया तो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे वो गुस्सा कर मीटिंग छोड़कर बाहर चले जाते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके। अब आगे यहाँ पर एक घटना दी गई है 20 जून 1789 की। 20 जून 1789 को क्या हुआ था? तो 20 जून 1789 को जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे इनको मीटिंग हॉल के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। तो वो लोग एक टेनिस कोर्ट हॉल में मिलते हैं, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि ये वर्सलीज के अंदर ही था।
और इन्होंने अपना ही एक नेशनल असेंबली बना लिया। वो कहते हैं कि अब हम नेशनल असेंबली हैं, मतलब अब हम ही फ्रांस का असली गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये किंग के पावर को कम करेगा। अच्छा, इस नेशनल असेंबली का लीडर कौन था? तो इस नेशनल असेंबली के दो मेन लीडर थे। पहला था मिराबो। इनका जन्म नोबल फैमिली में हुआ था, यानी कि एक अमीर खानदान में हुआ था। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस को, यानी कि जो भी नोबल्स लोगों को, यानी कि रईस लोगों को जो एक स्पेशल राइट्स मिला हुआ है वो ख़त्म कर दिया जाए, इसके ये सपोर्ट में थे। और साथ ही ये जर्नल यानी कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह भी लिखा करते थे, लोगों को स्ट्रॉन्ग स्पीचेस भी दिया करते थे ताकि लोग मोटिवेट हो सके। और दूसरा था अबे सीएस। ये एक चर्च मैन था और ये भी कॉमन लोगों को ही सपोर्ट करता था। हालांकि ये ओरिजिनली एक प्राइस्ट यानी एक पुजारी था जो कि फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है। इसने एक पैम्फलेट लिखा था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। पैम्फलेट क्या होता है? तो ये एक स्मॉल बुक या फिर बुकलेट को कहा जाता है। तो इसकी जो फेमस पैम्फलेट थी व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। देखो, फ्रांस के जहाँ एक तरफ वर्सलीज में थर्ड स्टेट्स के लीडर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन किंग की पावर को कम करता, वहीं फ्रांस के बाकी पार्ट्स में क्या हो रहा था? तो वहाँ का जो मौसम था वो ख़राब हो रहा था। ठंड के वजह से फसल ख़राब हो गई, ब्रेड की भी कमी हो गई और उसका दाम बहुत बढ़ गया। तो ब्रेड शॉर्टेज के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। लोगों को बेकरी शॉप के बाहर में घंटों तक लाइनें लगाकर खड़ी रहनी पड़ती थी। जो बेकर्स ब्रेड बेचा करते थे तो वो ब्रेड को छिपा देते थे ताकि उसी ब्रेड को वो बाद में हायर प्राइसेस में बेच सके। जो गुस्साई हुई वुमेन्स थे उन्होंने बेकरी शॉप को तोड़ दिया और शॉप से ब्रेड निकाल लिए। तो जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, इसने क्या किया? इसने अपनी आर्मी को पेरिस भेजा। तो लोगों को ये लगा ना कि आर्मी हम पर हमला करने के लिए आ रही है। तो इस वजह से 14 जुलाई 1789 को गुस्साए हुए लोगों ने बेस्टाइल, जो कि एक पुराना जेल था, उस पर लोगों ने हमला कर दिया। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बस एक शुरुआत थी। तो ये जो घटना थी ये शहर में हुई थी। गाँवों में क्या हुआ? तो लोगों ने एक अफवाह सुना कि जो लैंडलॉर्ड है उसने रॉबर्स हायर किया हुआ है ताकि लोगों की फसलों को जला दे। तो जो पीजेंट्स यानी किसान लोग थे वो लोग डर और गुस्से से जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि ज़मींदार के घर थे उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स के घरों को चैटॉक्स नाम कहकर पुकारा गया है और उनके घरों से अनाज को लूट लिया और जो भी टैक्स के पेपर्स थे उसको जला दिया। बहुत सारे जो रीच लोग थे वो लोग डर से भाग गए दूसरे कंट्रीज़ में। तो इतना कुछ होने के बाद फाइनली उस राजा ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली और वो कहता है ओके, आई विल नाउ रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। मैंने ऊपर में बताया था कि मिडिल क्लास वो लोगों ने एक नेशनल असेंबली बनाई थी चर्च में। तो फाइनली राजा ने उस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और कहता है कि ठीक है, अब जैसा नेशनल असेंबली बोलेगी अब मैं वैसे ही काम करूँगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अब मेरी पावर होगी। और फिर 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो लैंडलॉर्ड यानी जो ज़मींदार टैक्स लिया करते थे इसको अब ख़त्म कर दिया गया। और चर्च के लोग जिनको स्पेशल राइट्स मिला हुआ था वो भी उनसे छीन लिया गया। और थेट्स यानी कि जो लोग चर्च में पैसे टैक्स के रूप में पे किया करते थे उस पर भी रोक लगा दिया गया। साथ ही चर्च की जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट ने ले ली। जो नई गवर्नमेंट बनी थी नेशनल असेंबली की उसने इस चर्च की ज़मीन को ले लिया और इससे गवर्नमेंट को 2 बिलियन लीवर्स की प्रॉफिट हुई। लीवर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये फ्रांस की करेंसी थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1791 में जो नई नेशनल असेंबली बनी थी इसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका मेन एम था कि मोनार्क यानी कि जो राजा की पावर है उसको कम करना। इसके लिए पावर को 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला लेजिस्लेटिव यानी कि लॉज बनाने वाली सरकार, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करे जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और तीसरा जुडिशियरी यानी कोर्ट सिस्टम जो लॉज का फैसला करे। तो फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया।
मतलब राजा तो है लेकिन उसके पास अब लिमिटेड पावर है, वो खुद से अब कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा यानी कि जो नेशनल असेंबली के लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही राजा को करना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स में क्या डिफरेंस है। तो एक्टिव सिटीजन्स उन मैन को बोला जाता था जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो और जो टैक्स पे करते हो, तो सिर्फ वही वोट दे सकते थे। ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते थे और गवर्नमेंट के किसी काम में ये हिस्सा ले सकते थे। वहीं पैसिव सिटीजन्स किनको बोला जाता था, तो सभी महिलाओं को और वैसे मैन जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, तो ये वोट नहीं दे सकते थे और इनका इलेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता था या फिर लॉ मेकिंग में कोई भी इनका रोल नहीं होता था। अब आगे यहाँ पे हम समझते हैं कि नेचुरल राइट्स और इनएलिएनेबल राइट्स क्या होता है। तो नेचुरल राइट्स क्या होता है, तो राइट्स दैट एवरी पर्सन गेट्स फ्रॉम बर्थ, मतलब वैसे अधिकार जिसमें सभी पर्सन को जन्म से ही मिलता हो, जन्म से ही जो भी अधिकार मिलेगा उसको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। जैसे राइट टू लिव, थिंक या स्पीक। वही इनएलिएनेबल राइट्स क्या होता है, तो वैसे राइट्स दैट कैन नॉट बी टेकन बाय एनीवन, मतलब वैसे अधिकार जो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता या तुमसे कोई छीन नहीं सकता, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या इक्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। देखो अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि फ्रांस में मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, यानी कि राजा तो है बट राजा खुद से अब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बोलेगा या नेशनल असेंबली जैसा बोलेगी वही राजा को करना पड़ेगा। देखो अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि जो किंग लुइस 16 था, इसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसने साइन तो कर दिया था लेकिन वो फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसने तो साइन डर से ना कर दिया था क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो बाद में ये जो लुइस 16 होता है, ये प्रूसिया का जो राजा होता है उससे सीक्रेटली बात करता है हेल्प करने के लिए। जो अदर कंट्रीज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि फ्रांस में जिस तरह से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ उसको देखकर दूसरी कंट्री भी डर जाती है। जो फ्रांस के आसपास कंट्रीज़ थे लाइक प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, तो इनको भी चिंता होने लगता है, इनको भी डर लगने लगता है कि कहीं इनके भी लोग जो है वहाँ पर रिवॉल्यूशन शुरू ना कर दे। तो ये प्लान करती है कि ये आर्मी को भेजेगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ना रोकने के लिए। तो अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है। अब एक नया पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा गया रॉगेट डी लील के द्वारा। इस पैट्रियोटिक सॉन्ग का नाम था मार्सेयेज। इसको पहली बार जो मार्से के सोल्जर्स थे जब वो पेरिस में पहली बार आए थे तो उनके तरफ से गाया गया था। अच्छा, इस सॉन्ग का नाम मार्सेयेज ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये मार्से के लोग ने गाया था, इस वजह से इस सॉन्ग का नाम मार्सेयेज पड़ा। आज भी अगर देखा जाए तो ये मार्सेयेज सॉन्ग जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब आगे यहाँ पे हम ये समझते हैं कि रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद फिर क्या हुआ। तो वॉर जब स्टार्ट हुआ तो इससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ी। अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा कि फ्रांस ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर शुरू कर दिया था। इसलिए इस वॉर के कारण जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र्ड कर रहे थे और कंट्री को पैसों की भी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वॉर में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे। अच्छा, फैमिली में क्या अफेक्ट पड़ा इस वॉर के कारण? तो मोस्ट ऑफ द जो मैन थे वो आर्मी में चले गए थे फाइट करने के लिए, तो मैन तो घर में नहीं रहे नहीं, तो इस वजह से जो वुमेन थे उन्हीं को सभी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती थी, चाहे वो पैसा कमाना हो या फिर बच्चों को देखना हो। और इन लोगों ने क्या किया कि एक पॉलिटिकल क्लब फॉर्म कर लिया। ये जो क्लब था इसमें गवर्नमेंट का जो भी डिसीज़न या फिर पॉलिसीज़ होती थी तो उसी का डिस्कशन होता था, जिसमें से जो सबसे मोस्ट फेमस क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। अच्छा, इस क्लब का नाम जैकोबिन क्लब ही क्यों पड़ा? क्योंकि एक पुराना बिल्डिंग था संत जैकब, इसी के नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबिन पड़ा। क्योंकि पहली बार जो मीटिंग हुई थी वो इसी बिल्डिंग संत जैकब में हुई थी। महिलाएं भी ज़्यादा पीछे नहीं थी, उन लोगों ने भी अपना क्लब बनाया और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इस रिवॉल्यूशन में महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। इन लोगों ने अपना क्लब बनाकर अपने अधिकार की डिमांड करी। अच्छा, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स कौन थे?
तो इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हुआ करते थे ये सोसाइटी के पुअर सेक्शंस के लोग हुआ करते थे, जिनमें शामिल थे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस में जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स या फिर ईटीसी, और सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स भी इस जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अब पहले आगे हम ये समझ लेते हैं कि सैंस कुलॉट्स ये लोग कौन थे। तो जैकोबिन क्लब्स के कुछ मेंबर्स गरीब लोगों से थे, जैसे दुकानदार, कॉबलर, वर्कर्स। तो इन लोगों ने क्या किया कि लॉन्ग स्ट्रिप्ड पैंट्स पहननी शुरू करी, जैसे मजदूर या फिर डॉक वर्कर्स पहनते थे, ताकि अपने आप को ये अमीर लोगों से अलग दिखाए। रीच लोग क्या पहनते थे? रीच लोग छोटी पैंट पहनते थे, जिसे नी ब्रीचेज यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो सैंस कुलॉट्स लोग थे ये नी ब्रीचेज नहीं पहनते थे, इस वजह से इन्हें बोला गया है सैंस कुलॉट्स। इसका मतलब होता है लोग जो नी ब्रीचेज नहीं पहनते हैं। ये जो सैंस कुलॉट्स लोग थे ये लोग रेड कैप भी पहनते थे, क्योंकि रेड कैप फ्रीडम यानी लिबर्टी का सिंबल था। लेकिन औरतें ये कपड़े नहीं पहन सकती थी। अब समर 1792 को क्या होता है कि फ्रांस में फूड की कमी और महंगाई बढ़ गई थी, इसलिए लोग काफ़ी गुस्से में थे। तो जैकोबिन क्लब्स ने ये प्लान बनाया कि किंग के पैलेस पर वो अटैक करेंगे। तो 10 अगस्त 1792 को लोगों ने टुलेरिस पैलेस पर हमला कर दिया। उन्होंने किंग के सोल्जर्स को मार दिया और किंग को कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया। अब नेशनल असेंबली ने यह डिसाइड किया कि राजा को जेल भेज देना चाहिए। फिर इसके बाद नया इलेक्शन हुआ। अब हर आदमी जो 21 साल से ऊपर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हर कोई वोट दे सकता था। रीच होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं था। अब ये जो नई सरकार बनी उसका नाम था द कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 को ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी कन्वेंशन, इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब फ्रांस में कोई भी किंग रूल नहीं करेगा, मतलब कि फ्रांस में अब कोई भी राजा नहीं रहेगा। तो फ्रांस अब रिपब्लिक बन गया, जहां लोग अपना गवर्नमेंट अब खुद चूज कर सकते थे। तो जो राजा था लुइस 16, उस पर आरोप लगा देश के साथ गद्दारी करने का। तो कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। तो 21 जनवरी 1793 को पब्लिकली लुइस 16 को मार दिया। कुछ समय के बाद उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उसे भी मार दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है द रीन ऑफ टेरर। तो द रीन ऑफ टेरर ये क्या था? तो एक टाइम पीरियड था 1793 टू 1794। इस पीरियड को ही रीन ऑफ टेरर पीरियड कहा गया है, क्योंकि ये जो पीरियड था ये फियर, वायोलेंस और स्ट्रिक्ट कंट्रोल का पीरियड था। तो इस रीन ऑफ टेरर पीरियड टाइम के दौरान फ्रांस का लीडर था रॉब्सपायर। तो रॉब्सपायर को जिसे भी रिपब्लिक का दुश्मन नज़र आता था उसको अरेस्ट करके पनिश करता था, जिनमें शामिल थे रिच पीपल्स, चर्च के मेंबर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग। इवन अगर वो उनके पार्टी के भी लोग हो, लेकिन अगर उनका बातों को कोई डिसएग्री करता था तो उसे भी पनिश किया जाता था। अच्छा, इनको कैसा पनिशमेंट मिलता था? तो यार इनको कोई छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं मिलता था। सबसे पहले तो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, और अगर कोर्ट ने बोला कि वो गिल्टी है तो उनका सर काट दिया जाता था। और सर काटने के लिए ना इन्होंने एक मशीन रखी हुई थी जिसका नाम था गिलोटिन। ये एक मशीन था जिसमें ब्लेड लगी हुई होती थी। इसका यूज़ किया जाता था इंसानों के सर को काटने के लिए। अच्छा, ये मशीन जो है ये डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसलिए इस मशीन का नाम गिलोटिन रखा गया था। इसके बाद रॉब्सपायर ने खाने पीने और पैसे पे भी कंट्रोल किया। ब्रेड और मीट सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में मिलता था। खाने के दाम फिक्स कर दिए। किसानों को अनाज सिटी में ले जाकर बेचना पड़ता था। वाइट फ्लोर यानी कि जो महंगा आटा आता था जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते थे, उस पर बैन लगा दिया और सबको होल व्हीट का ब्रेड अब खाना पड़ता था, जिसे यहाँ पर पेन डिगेलाइट ब्रेड कहा गया है, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड कहा गया है। नेक्स्ट है इक्वालिटी इन स्पीच। देखो, पहले के समय में जो अमीर मैन हुआ करते थे उनको सर, और जो अमीर फीमेल हुआ करती थी उनको मैडम कहकर बुलाया जाता था। यहाँ पर ये दोनों जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज है। तो नए रूल के अनुसार अब सभी को सिटीजन्स कह के बुलाया जाने लगा। मैन को सिटोयन और फीमेल को सिटोयन। ऐसा इसलिए था ताकि सुनने में साउंड सभी लोगों का इक्वल रहे, रिच और पुअर में कोई डिफरेंस ना लगे। अच्छा, चर्च का क्या हुआ? तो चर्च को बंद कर दिया गया
और इसका यूज़ ऑफिस या फिर सोल्जर्स के रुकने के लिए किया जाने लगा। द एंड ऑफ रॉब्सफायर। अच्छा, लोग इसके खिलाफ क्यों गए? तो इसने बहुत ज़्यादा ही सख्ती दिखाई थी। हर किसी को सज़ा देना, कंट्रोल करना, इससे लोग ना थक चुके थे। तो फिर उसका क्या हुआ कि 1794 में उसको पकड़ लिया गया और अगले दिन उसका भी सिर काट दिया गया, जैसे कि उसने दूसरों के साथ किया था। तो रॉब्सफायर के मरने के बाद क्या हुआ? तो उसके बाद उसकी सरकार ख़त्म हो गई। बीच वाले जो अमीर लोग थे, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों ने अब सरकार अपने हाथ में ले ली। तो इन लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। गरीब लोगों की वोटिंग राइट्स छीन ली गई। अब केवल वही लोग वोट दे सकते थे जिसके पास प्रॉपर्टी हो, यानी कि पैसा हो। इसके बाद इन लोगों ने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट किए और इसके मेंबर्स को वोटर्स के द्वारा इलेक्ट किया गया। इनका काम था लॉज बनाना। इसके बाद इन लोगों ने एक डायरेक्टरी भी बनाई जिसमें 5 मेंबर्स की एक ग्रुप थी। इनका काम था गवर्नमेंट को चलाना। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पावर किसी एक व्यक्ति के पास ना रहे, लाइक रॉब्सफायर। तो देखो, इन लोगों ने डायरेक्टरी और काउंसिल्स तो बना दी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि डायरेक्टरी और काउंसिल्स के बीच में हमेशा लड़ाई होते रहती थी और काउंसिल्स हमेशा कोशिश करती थी कि डायरेक्टरी को हटा दिया जाए, जिसके वजह से गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी और कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। एंट्री ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक आर्मी का लीडर था, जब सरकार कमज़ोर हो गई तो नेपोलियन ने पावर ले लिया। बाद में जाकर ये एक डिक्टेटर बन गया, यानी कि सारा कंट्रोल अब उसके पास आ गया। देखो, सरकार बार बार बदलती रही पर कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ कभी नहीं बदले, जैसे कि फ्रीडम यानी कि आज़ादी का, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के नज़र में सभी कोई बराबर होंगे, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे का। तो ये आइडियाज़ फ्रांस और यूरोप के लोगों को इंस्पायर करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। तो देखो, जो वुमेन्स थी ना, वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। रिवॉल्यूशन के स्टार्ट से ही वुमेन्स ने प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इवेंट्स में हिस्से लिए। उनका ये होप रहा करता था कि जो नई गवर्नमेंट है वो इनके लिए लॉज बनाएगी, जिससे कि इनकी लिव्स में इम्प्रूवमेंट आएगी। ज़्यादातर वुमेन्स जो थर्ड स्टेट से थी वो पैसे कमाती थी और इसके लिए वो बहुत तरह का काम करती थी, लाइक टेलर्स का, लॉन्ड्री वर्कर्स का, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी बेचा करती थी और रिच पीपल्स के होम्स में सर्वेंट का भी काम करती थी। वहीं मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था या फिर किसी भी तरह कोई स्किल्स नहीं सिखाया जाता था। जो भी सिर्फ रिच महिलाएं हुआ करती थी या रिच गर्ल्स हुआ करती थी, यानी कि जो नोबल्स या फिर रिच थर्ड स्टेट्स में आती थी, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता था। जो महिलाएं बाहर में काम करती थी, उनके अलावे भी महिलाओं को अपनी फैमिली का भी टेक केयर करना होता था, जैसे कि कुकिंग करना, पानी लाना या फिर लाइन में रख के ब्रेड खरीदना या बच्चों को बाद में फिर देखना। तो ये सब भी काम उन्हें बाद में करना पड़ता था। लो वेजेस फॉर वुमेन। महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम पैसे मिला करता था। इवन वो सेम वर्क भी अगर करती थी, फिर भी इसके बावजूद पुरुष से उन्हें कम पैसे मिलते थे। तो महिलाओं ने आवाज़ उठाया और अपना खुद का एक पॉलिटिकल क्लब्स बनाया और साथ ही न्यूज़पेपर में भी लिखना शुरू किया। लगभग 60 वुमेन्स ने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में अपनी क्लब्स बनाई, जिसमें से मोस्ट फेमस क्लब था पहला द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड दूसरा रिपब्लिकन वुमेन। अच्छा, ये जो महिलाएं थी ये क्या चाहती थी? तो ये चाहती थी कि इनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे पुरुषों को मिला करता था। राइट टू वोट मिले, मतलब इनको भी वोटिंग करने का अधिकार मिले, क्योंकि पहले महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। राइट टू बिकम लीडर्स एंड ज्वाइन द असेंबली, इनको भी लीडर बनाया जाए और ये भी असेंबली ज्वाइन करना चाहती थी। साथ ही राइट टू होल्ड गवर्नमेंट जॉब्स, इनको भी गवर्नमेंट जॉब्स मिले, क्योंकि इनका मानना था कि जब तक कि इनको ये राइट्स नहीं मिलेंगे तब तक कि महिलाओं की ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं सुना जाएगा। अच्छा, वुमेन्स क्यों अपसेट थी? क्योंकि 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय औरतों को वोट देने का हक नहीं था। वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी और ना ही गवर्नमेंट का वो हिस्सा बन सकती थी। इसलिए उन्हें बोला गया है पैसिव सिटीजन्स, मतलब कि तुम कंट्री के सिटीजन्स तो हो लेकिन तुम्हें कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा। और सिर्फ पुरुषों को ही एक्टिव सिटीजन्स के लिए कंसीडर किया गया, मतलब कि सिर्फ पुरुष ही वोट दे सकते थे।
अब आगे हम यहाँ पर यह समझेंगे कि जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बना तो शुरुआत में क्या क्या बदलाव आया। तो जब रिवॉल्यूशनरी सरकार बना तो लड़कियों के लिए स्कूल कंपलसरी बनाया गया। शादी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती थी, लड़की की मर्जी से ज़रूरी थी। शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी लॉ के थ्रू। तलाक यानी कि जो डाइवोर्स था वो भी अलाउ कर दिया गया। मैन वुमेन कोई भी तलाक ले सकते थे अपनी मर्जी से। औरतें जॉब सीख सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी या फिर अपना छोटा बिजनेस भी चला सकती थी। तो ये सब तो ठीक था, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिले। जैसे औरतों को वोट देने का या लीडर बनने का हक नहीं मिला, उनके क्लब्स बंद करवा दिए गए, पॉलिटिक्स करना उन्हें मना था। बहुत सी औरतें अरेस्ट भी हुई, कुछ तो मारी भी गई। तो वोटिंग को लेकर औरतों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। औरतें वोट के लिए 200 साल तक फाइट करी थी। ये फाइट दुनिया भर में चली। इसको सफरेज मूवमेंट बोला गया। 1946 में फ्रांस की औरतों को वोट का हक मिला। नेक्स्ट टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है किसी को गुलाम बनाना। तो गुलामी कहाँ पर होती थी? गुलामी होती थी फ्रांस के कॉलोनीज द कैरिबियन में। मार्टिनिकी, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो में गुलामी होती थी, क्योंकि वहाँ पर कॉफ़ी, शुगर और टबैको उगाए जाते थे। कौन करता था ये गुलामी? तो अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना के काम करवाया जाता था। यूरोप के लोग वहाँ काम नहीं करना चाहते थे। अच्छा, कैसे ले जाते थे इन स्लैब्स को? तो फ्रांस के लोग अफ्रीका जाके ना स्लैब्स खरीदते थे। उन्हें जहाज़ों में बांध कर कैरिबियन ले जाया जाता था। वहाँ प्लांटेशन ऑनर्स उन्हें काम पे लगा देते थे। अच्छा, फ्रांस को इससे क्या फ़ायदा था? तो शुगर, कॉफ़ी यूरोप में बिकता था। फ्रांस इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता था। बॉर्डियक्स और नैंटिस जैसे सिटीज़ स्लैब्स के कारण ही अमीर हुए थे। अच्छा, स्लैवरी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया? तो उठाया। नेशनल असेंबली ने सोचा कि सबको इक्वल राइट्स देना चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन के प्रेशर में कुछ नहीं किया गया। जैकोबिन गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? तो 1794 में जैकोबिन्स ने स्लेवरी ख़त्म कर दी, यानी एक लॉ बना दिया जिसके अनुसार स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि फिर 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी वापस ला दी। स्लेवरी कब सच में ख़त्म हुई? तो 1848 में फ्रांस ने स्लेवरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब एक लास्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। देखो, 1789 के बाद जो सेंसरशिप है इसको हटा दिया गया। यानी कि पहले जब किंग रूल करते थे उस समय बुक, न्यूज़पेपर या प्ले तभी छाप सकते थे जब किंग के लोग उसकी परमिशन देते थे, जो कि ये 1789 के बाद हटा दिया गया, मतलब सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। तो अब हर कोई अपनी बात न्यूज़पेपर, बुक, पोस्टर या पिक्चर के थ्रू रख सकते थे। अलग अलग लोग अपने अलग अलग आइडियाज़ प्रिंट करके दूसरों को समझाते थे। सब लोग बड़े बड़े लिखे टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन हाँ, लोग सॉन्ग्स, प्लेज या फिर स्ट्रीट प्रोसेशंस यानी कि जुलूस के ज़रिए अपनी आज़ादी और इंसाफ जैसे आइडियाज़ को वो समझने लगे। अब देखो, इस चैप्टर के हम कंक्लूजन पर आ चुके हैं। तो नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का इम्पेरर बना लिया। उसने यूरोप के आसपास के कंट्रीज़ पर कब्जा करना शुरू किया। उसने पुराने किंग्स को हटा के अपने फैमिली के लोग रख दिए किंग बना के। इसने कुछ मॉडर्न लॉज भी लाए। नेपोलियन ने यूरोप को मॉडर्न बनाने की कोशिश की। उसने कुछ अच्छे लॉज बनाए, जैसे कि प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, यानी कि जैसे तुम्हारा घर है या तुम्हारी ज़मीन है तो वो तुम्हारा ही रहेगा, और सब जगह एक जैसे वेट और मेजरमेंट होने लगा। तो नेपोलियन के बारे में लोगों ने क्या सोचा? तो शुरुआत में लोग बोले कि नेपोलियन तो फ्रीडम ला रहा है। हालांकि बाद में यही लोग बोले कि ये तो हमला कर रहा है, अपना कंट्रोल चाह रहा है। अब 1815 में नेपोलियन का द न्यू कंजर्वेटिव से एक वॉर होता है, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। इस बैटल को बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, इससे दुनिया को 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ दिए। पहला लिबर्टी यानी कि आज़ादी का, दूसरा इक्वालिटी यानी कि कानून के नज़र में सभी कोई बराबर होंगे, और तीसरा डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोगों का अधिकार। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये आइडिया यूरोप के साथ और देशों में भी फैल गया। तो क्या इंडिया में इसका कोई असर पड़ा? तो हाँ, इंडिया के कुछ लोग भी इससे इंस्पायर हुए, जैसे कि टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय। और इसके साथ यहाँ पर ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है।
बाकी अदर चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।